रविवार होने के कारण अपर्णा सुबह की चाय का न्यूज़पेपर के साथ आनंद लेने के लिए बालकनी में पड़ी आराम कुर्सी पर आकर बैठी ही थी कि उसका मोबाइल बज उठा। उसके देवर अरुण का फोन था। भाभी, भैया बहुत बीमार हैं, प्लीज आकर मिल जाइए, और फोन कट गया। फोन पर देवर अरुण की आवाज सुनते ही उसके तनबदन में आग लग गई। न्यूज़पेपर और चाय भूलकर वह बड़बड़ाने लगी, आज जिंदगी के 50 साल बीतने को आए, पर यह आदमी चैन से नहीं रहने देगा। कल मरता है तो आज मर जाए। जब आज से 20 साल पहले मेरी जरूरत नहीं थी, तो आज क्यों जरूरत आन पड़ी। उसे अकेले बड़बड़ाते देखकर मां जमुना देवी उसके निकट आईं और बोलीं, अकेले क्या बड़बड़ाए जा रही है? क्या हो गया? किसका फोन था? माँ, आज से 20 साल पहले मैं नितिन से सारे नाते रिश्ते तोड़कर यहाँ तबादला करवाकर आ गई थी, और मैंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से लेकर आज तक न उन्होंने मेरी खबर ली और न मैंने उनकी, तो अब क्यों मुझे याद किया जा रहा है? माँ, आज उनके गुरुजी और दोस्त कहाँ गए जो उन्हें मेरी याद आ रही है? अस्पताल में अकेले क्या कर रहे हैं? आश्रम वाले कहाँ चले गए? बोलते बोलते अपर्णा इतनी विचलित हो उठी कि उसका बीपी बढ़ गया। माँ ने दवा देकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। 50 वर्ष पूर्व जब नितिन से उसका विवाह हुआ तो वह बहुत खुश थी। उसकी ससुराल साहित्य के क्षेत्र में अच्छा खासा नाम रखती थी। वह अपने परिवार में सबसे छोटी लाडली और साहित्य प्रेमी थी। उसे लगा था कि साहित्य प्रेमी और सुशिक्षित परिवार में रहकर वह भी अपने साहित्य ज्ञान में वृद्धि कर सकेगी। परंतु वह विवाह होकर जब आई तो उसे मायके और ससुराल के वातावरण में बहुत अंतर लगा। ससुराल में केवल ससुरजी को साहित्य से लगाव था, दूसरे सदस्यों का तो साहित्य से कोई लेना देना ही नहीं था। इसके अलावा मायके में जहां कोई ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, वहीं यहां घर का हर सदस्य क्रोधी था। ससुरजी अपने लेखन व यात्राओं में इतने व्यस्त रहते कि उन्हें घर परिवार के बारे में अधिक पता ही नहीं रहता था। सास अल्पशिक्षित घरेलू महिला थीं। वे अपने शौक, फैशन व किटी पार्टीज में व्यस्त रहती। घर नौकरों के भरोसे चलता। हर कोई अपनी जिंदगी मनमाने ढंग से जी रहा था। सभी भयंकर क्रोधी और परस्पर एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते रहते। इन 2 दिनों में ही नितिन को ही वह कई बार क्रोधित होते देख चुकी थी। यहाँ का वातावरण देखकर उसे डर लगने लगा था। सुहागरात को जब नितिन कमरे में आए तो वह दबी सुमी सी कमरे में बैठी थी। नितिन उसे देखकर बोले, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, ऐसे ही, उसने दबे स्वर में धीरे से कहा। तो इतनी घबराई हुई क्यों हो? नहीं, वो मुझे आपसे डर लगता है, अपर्णा ने घबराकर कहा। अरे, डरने की क्या बात है, कहकर जब नितिन ने उसे अपने गले से लगा लिया तो वह अपना सब डर भूल गई। विवाह को कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन डाकिया एक पीला लिफाफा लेटर बॉक्स में डाल गया। जब नितिन ने खोल कर देखा तो उसमें केंद्रीय विद्यालय में अपर्णा की नियुक्ति का आदेश था, जिसके लिए उसने विवाह से पूर्व आवेदन किया था। खैर, समस्त परिवार की सहमति से अपर्णा ने नौकरी ज्वाइन कर ली। घर और बाहर दोनों संभालने में तकलीफ तो उठानी पड़ती, परंतु वह खुश थी कि उसका अपना कुछ वजूद तो है। तनख्वाह मिलते ही नितिन ने उसका एटीएम कार्ड और चेकबुक यह कहते हुए ले लिया कि मैं पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छा करता हूँ, इसलिए ये मेरे पास ही रहें तो अच्छा है। कहाँ कब कितना इन्वेस्ट करना है, मैं अपने अनुसार करता रहूंगा। मेरे पास रहे या इनके पास, यह सोचकर अपर्णा ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। इस बीच वह एक बेटे की मां भी बन गई। एक दिन जब वह घर आई तो नितिन मुंह लटकाए बैठा था। पूछने पर बोला कि वह जिस कंपनी में काम करता था वह घाटे में चली गई और उसकी नौकरी भी चली गई। अपर्णा बड़े प्यार से उससे बोली, तो क्या हुआ,
मैं तो कमा ही रही हूँ। तुम क्यों चिंता करते हो, दूसरी ढूंढ लेना। अच्छा तो तुम मुझे अपनी नौकरी का ताना दे रही हो, नौकरी गई है, हाथ पैर नहीं टूटे हैं अभी मेरे, नितिन क्रोध से बोला। नितिन, तुम बात को कहां से कहां ले जा रहे हो, मैंने ऐसा कब कहा? ज्यादा जबान मत चला वरना काट दूंगा। नितिन की आंखों से मानो अंगारे बरस रहे थे। उसे देखकर अपर्णा सहम गई। आज उसे नितिन के एक नए ही रूप के दर्शन हुए थे। वह चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर अपना काम करने लगी। नौकरी चली जाने के बाद से अब नितिन पूरे समय घर में रहता और सुबह से शाम तक अपनी मर्जी करता। एक दिन अपर्णा को घर आने में देर हो गई। जैसे ही वह घर में घुसी, इतनी देर कैसे हो गई? आज इंस्पेक्शन था। झूठ बोलते शर्म नहीं आती? कहां से आ रही हो? तुमसे बात करना बेकार है। खाली दिमाग शैतान का घर वाली कहावत तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, कहकर अपर्णा गुस्से में अंदर चली गई। पूरे घर पर नितिन का ही वर्चस्व था। अपर्णा को घर की किसी बात में दखल देने की इजाजत नहीं थी। वह कमाने की मशीन और मुखदर्शक मात्र थी। एक दिन जब वह घर में घुसी तो देखा कि पूरा घर फूलों से सजा हुआ है। पूछने पर पता चला कि आज कोई गुरुजी और उनके शिष्य घर पर पधार रहे हैं, इसीलिए रसोई में खाना भी बन रहा है। अपर्णा ने नितिन से पूछा, यह सब क्या है नितिन? सुबह मैं स्कूल गई थी, तब तो तुमने कुछ नहीं बताया। तुम सुबह जल्दी निकल गई थीं, सूचना बाद में मिली। आज गुरुजी घर आने वाले हैं। जाओ तुम भी तैयार हो जाओ, कहकर नितिन फिर जोश से काम में जुट गया। उस दिन देर रात्रि तक गुरुजी का प्रोग्राम चलता रहा। न जाने कितने ही लोग आए और गए। सबको चाय खाना आदि खिलाया गया। अपर्णा को सुबह स्कूल जाना था, सो वह अपने कमरे में आकर सो गई। दूसरे दिन शाम को जब स्कूल से लौटी तो नितिन बड़ा खुश था। ट्रे में चाय के 2 कप लेकर अपर्णा के पास ही बैठ गया और कल के सफल आयोजन के लिए खुशी व्यक्त करने लगा। तभी अपर्णा ने धीरे से कहा, नितिन, आप खुश हो, इसलिए मैं भी खुश हूं, परंतु मेहनत की गाढ़ी कमाई की यूं बर्बादी ठीक नहीं। तुम क्या जानो इन बाबाओं की करामात, और जगतगुरु तो पहुंचे हुए हैं। तुम्हें पता है, शहर के बड़े बड़े पैसे वाले लोग इनके शिष्य बनना चाहते हैं, परंतु ये घास नहीं डालते। अपना तो समय खुल गया है, जो गुरुजी ने स्वयं ही घर पधारने की बात कही। तुम्हारी गलती भी नहीं है। तुम्हारे घर में कोई भी बाबाओं के प्रताप में विश्वास नहीं करता, तो तुम कैसे करोगी? व्यंग्यपूर्वक कहकर नितिन वहां से चला गया। शाम को फिर आया और कहने लगा, देखो यह लाल डोरी, इसे सदा हाथ में बांधे रखना, कभी उतराना नहीं, गुरुजी ने दी है। सब ठीक होगा। कलह और असंतोष के मध्य जिंदगी किसी तरह कट रही थी। बिना किसी काम के व्यक्ति की मानसिकता भी बेकार हो जाती है। उसी बेकारी का प्रभाव नितिन के मनमस्तिष्क पर भी दिखने लगा था। अब उसके स्वभाव में हिंसा भी शामिल हो गई थी। बात बात पर अपर्णा व बच्चों पर हाथ उठा देना उसके लिए आम बात थी। घर का वातावरण पूरे समय अशांत और तनावग्रस्त रहता। लगातार चलते तनाव के कारण अपर्णा को बीपी, शुगर जैसी कई बीमारियों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक दिन घर पर नितिन से मिलने कोई व्यक्ति आया। कुछ देर की बातचीत के बाद अचानक दोनों में हाथापाई होने लगी और वह आदमी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। कॉलोनी के कुछ लोग गेट पर जमा हो गए और कुछ अपने घरों में से झांकने लगे। किसी तरह मामला शांत करके नितिन आया तो अपर्णा ने कहा, यह सब क्या है? क्यों चिल्ला रहा था यह आदमी? शांत रहो, ज्यादा जबान और दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, बेशर्मी से नितिन ने कहा।
इस तरह कॉलोनी में इज्जत का फालूदा निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती? बोला, न दिमाग मत चलाओ, इतनी देर से कह रहा हूं, चुप रह, सुनाई नहीं पड़ता, कहकर नितिन ने एक स्केल उठाकर अपर्णा के सिर पर दे मारा। अपर्णा के सिर से खून बहने लगा। अगले दिन जब वह स्कूल पहुंची तो उसके सिर पर लगी बैंडेड देखकर प्रिंसिपल उषा बोली, यह क्या हो गया, चोट कैसे लगी? उनके इतना कहते ही अपर्णा की आंखों से जार जार आंसू बहने लगे। उषा मैडम उम्रदराज और अनुभवी थीं। उनकी पारखी नजरों ने सब भांप लिया। उन्होंने सर्वप्रथम अपने कक्ष का दरवाजा अंदर से बंद किया और अपर्णा के कंधे पर प्यार से हाथ रखकर बोली, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है तो बताओ। कहते हैं प्रेम पत्थर को भी पिघला देता है। उषा मैडम के प्यार का संपर्क पाते ही अपर्णा फट पड़ी और रोते रोते उसने सारी दास्तान कह सुनाई। मैडम, आज शादी के 20 साल बाद भी मेरे घर में मेरी कोई कद्र नहीं है। पूरा पैसा उन तथाकथित बाबाजी की सेवा में लगाया जा रहा है। बाबाजी की सेवा के चलते कभी आश्रम के लिए सीमेंट, कभी गरीबों के लिए कंबल और कभी अपना घर लुटाकर गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। यदि एक भी प्रश्न पूछ लिया तो मेरी पिटाई जानवरों की तरह की जाती है। सुबह से शाम तक स्कूल में खटने के बाद जब घर पहुंचती हूं तो हर दिन एक नया तमाशा मेरा इंतजार कर रहा होता है। मैं थक गई हूं इस जिंदगी से, कहकर अपर्णा फूट फूट कर रोने लगी। उषा मैडम अपनी कुर्सी से उठीं और अपर्णा के आगे पानी का गिलास रखते हुए बोली, बेटा, एक बात सदा ध्यान रखना कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला अधिक दोषी होता है। सबसे बड़ी गलती तेरी यह है कि तू पिछले 20 सालों से अन्याय को सह रही है। जिस दिन तेरे ऊपर उसका पहला हाथ उठा था वहीं रोक देना था। सामने वाला आपके साथ अन्याय तभी तक करता है जब तक आप सहते हो। जिस दिन आप प्रतिकार करने लगते हो उसका मनोबल समाप्त हो जाता है। आत्मनिर्भर और पूर्णतया शिक्षित होने के बावजूद तू इतनी कमजोर और मजबूर कैसे हो गई? जिस दिन पहली बार हाथ उठाया था तुमने क्यों नहीं माता पिता और परिवार वालों को बताया ताकि उसे रोका जा सकता? क्यों सह रही हो इतने सालों से अन्याय? छोड़ दो उसे उसके हाल पर। मैं हर दिन यही सोचती थी कि शायद सब ठीक हो जाएगा। माता पिता की इज्जत और लोकलाज के डर से मैं कभी किसी से कुछ नहीं कह पाई। लगा था कि मैं सब ठीक कर लूंगी, पर मैं गलत थी। स्थितियां बद से बदतर होती चली गईं, अपर्णा ने रोते हुए कहा। अब उषा मैडम बोली, जो आज गलत है वह कल कैसे सही हो जाएगा? जिस इंसान के गुस्से से तुम प्रथम रात्रि को ही डर जाती हो और जिस इंसान को अपनी पत्नी पर हाथ उठाने में लज्जा नहीं आती, जो बाबाओं की करामात पर भरोसा करके खुद बेरोजगार होकर पत्नी का पैसा पानी की तरह उड़ा रहा है, वह विवेकहीन इंसान है। ऐसे इंसान से तुम सुधार की उम्मीद लगा बैठी हो? क्यों सह रही हो? तोड़ दो सारे बंधनों को अब। निर्णय तुम्हें लेना है, कहकर मैडम ने दरवाजा खोल दिया था। बाहर निकलकर उसने भी अब और न सहने का निर्णय लिया और अगले ही दिन अपने तबादले के लिए आवेदन कर दिया। 6 माह बाद अपर्णा का तबादला दूसरे शहर में हो गया। नितिन को जब तबादले के बारे में पता चला तो क्रोध से चीखते हुए बोला, यह क्या मजाक है? मुझसे बिना पूछे ट्रांसफर किसने करवाया? मैंने करवाया। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारे उन तथाकथित गुरुजी ने तुम्हारी बसीबसाई गृहस्थी में आग लगा दी। आज और अभी से ही तुम्हारी यह दुनिया तुम्हें मुबारक। अब और अधिक सहने की क्षमता मुझ में नहीं है। हाँ, जाओ, रोकना भी कौन चाहता है तुम्हें? वैसे भी कल गुरुजी आ रहे हैं। तुम्हारी तरफ देखना भी कौन चाहता है? मैं तो यूं भी गुरुजी की सेवा में ही अपना जीवन लगा देना चाहता हूं।
कहकर भड़ाक से दरवाजा बंद करके नितिन बाहर चला गया। बस उसके बाद से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। बेटे नवीन ने पुणे में जॉब ज्वाइन कर ली थी, परंतु आज आए इस एक फोन ने उसके ठहरे हुए जीवन में फिर से तूफान ला दिया था। तभी अचानक उसने मां का स्पर्श कंधे पर महसूस किया। क्या सोच रही है बेटा? मां कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या करूं? बेटा पत्नी के नाते नहीं, केवल इंसानियत के नाते ही चली जा, बल्कि नवीन को भी बुला ले। कल को कुछ हो गया तो मन में हमेशा के लिए अपराध बोध रह जाएगा। आखिर नवीन का पिता तो नितिन ही है न, अपर्णा की मां ने उसे समझाते हुए कहा। अगले दिन वह नवीन के साथ दिल्ली के सरकारी अस्पताल के बेड नंबर 401 पर पहुंची। बेड पर लेटे नितिन को देखकर वह चौंक गई। बिखरे बाल, जर्जर शरीर और गड्ढे में धंसी आंखें। शरीर में कई नलियां लगी हुई थीं। मुंह से खून की उल्टियां हो रही थीं। पूछने पर पता चला कि नितिन को कोई खतरनाक बीमारी है। उसे आया देखकर नितिन के चेहरे पर चमक आ गई। वह अपनी कांपती आवाज में बोला, तुम आ गई। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तभी डॉक्टर सिंह ने कमरे में प्रवेश किया। नवीन की तरफ मुखातिब होकर वे बोले, इन्हें एड्स हुआ है, अंतिम स्टेज में है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज आपके तथाकथित गुरुजी कहाँ गए? आपकी देखभाल करने क्यों नहीं आए? वे जिनके कारण आपने अपनी बसीबसाई गृहस्थी में आग लगा दी, आज उन्होंने अपनी करामात क्यों नहीं दिखाई? मुझसे क्या चाहते हैं आप? क्यों मुझे फोन किया गया था? अपर्णा आवेश से भरे स्वर में बोली। तभी देवर अरुण आ गया। उसने जो बताया उसे सुनकर अपर्णा दंग रह गई। आपके जाने के बाद भैया एकदम निरंकुश हो गए। गुरुजी के आश्रम में कई कई दिन पड़े रहते। घर पर ताला रहता और भैया गुरुजी के आश्रम में। गुरुजी के साथ ही दौरों पर जाते। गुरुजी के आश्रम में सेविकाएं भी आती थीं। गुरुजी सेविकाओं से हर प्रकार की सेवा करवाते थे। कई बार गुरुजी के कहने पर भैया ने भी अपनी सेवा करवाई। बस उसी समय कोई इन्हें तोहफे में एड्स दे गई। गुरुजी और उनके आश्रम के लोगों को जैसे ही भैया की बीमारी के बारे में पता चला, उन्होंने इन्हें आश्रम से बाहर कर दिया और आज 3 साल से कोई खैर खबर भी नहीं ली है। अपर्णा मुंह खोले सब सुन रही थी। उसने नितिन की ओर देखा तो उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए, मानो अब तक की सारी काली करतूतों को एक माफी में धो देना चाहता हो। अपर्णा कुछ देर सोचती रही, फिर नितिन की ओर घूमकर बोली, नितिन, मेरा तुम्हारा संबंध कागजी तौर पर भले ही न खत्म हुआ हो, पर दिल के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जब मेरे दिल में ही तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है तो कागज क्या करेगा? जहां तक माफी का सवाल है, माफी तो उससे मांगी जाती है जिसने कोई गुनाह किया हो। तुमने आज तक जो कुछ भी मेरे साथ किया उसे भुलाना तो मुश्किल है, पर हाँ, माफ करने की कोशिश करूंगी। पर अब तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। हाँ, इंसानियत के नाते तुम्हारी बीमारी के इलाज में जो पैसा लगेगा मैं देने को तैयार हूँ। बस अब और मुझे कुछ नहीं कहना। मैं तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त करके जा रही हूँ। यह कहकर मैंने पर्स में से एक छोटा पैकेट, वह मैली लाल डोरी निकालकर नितिन के तकिए पर रख दी। लो, अपनी अमानत अपने पास रखो। यह कहकर अपर्णा तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। नितिन टकटकी लगाए उसे जाते देखता रहा।